कोटा से हो जी सर। तो कोटा के एक शासक हुए हैं शत्रुसाल, जी। छत्रसाल भी बोलते हैं उनको। तो हम्म। उनका जयपुर से युद्ध हुआ था। कौन जी। सा युद्ध था, आप बता पाएंगे? हाँ सर, या तो झाला जालिम सिंह थे शायद उसमें सेनापति। अच्छे से सर स्मृति में याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं उनको। बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जी। सर अभी भटवाड़ा स्मृति में का, नहीं है। हाँ सर, भटवाड़ा बंटवारा का रेगिस्तान 1734 के या ऐसे कुछ था। तो उसमें जयपुर राज्य को हराया था उन्होंने। और क्यों उसके हुआ था बाद ये कोटा युद्ध? राज्य सर बूंदी के शासक के संबंध में हुआ था। बहुत लंबी कहानी, तो शायद अभी अच्छे से याद नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ शासन कन्फर्म है आप, किस। बूंदी के लिए हुआ था ये? जी सर, बूंदी की जो शासक थे वहां पर कोई जयपुर वाले जो जो महाराजा थे वो अलग शासक को बिठाना चाहते थे। और वहां पर जो उत्तराधिकारी थे वो अलग बन रहे थे, तो वैसी स्थिति बनी थी कि वो युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। अच्छा, कोई और वजह? जी सर, और वजह तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। अच्छा, कोई बात। कोटा का राजस्थान में विलय हुआ किस चरण में हुआ? जी सर, कोटा रियासत का जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो दूसरे चरण में अ, जो 9 रियासतें थी उनका एकीकरण हुआ, तो उसमें कोटा एक थी सर। कब हुआ था ये? ये 25 मार्च 1948 को हुआ होगा शायद, एकदम याद नहीं है सर। बिल्कुल। पहला शायद 18 मार्च को था और दूसरा 25 मार्च को, उसके 5-7 दिन बाद ही हो गया था। बहुत अच्छा बताया आपने। जी सर। कोटा जिले के लिए एक पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना है, कौन सी है, आप बता पाएंगे उसको? पर्यटन के लिए सर स्पेशल वैसे। कोटा के लिए। जी सर, कोटा के लिए सर चंबल रिवर फ्रंट बन रहा है अभी, जो निर्माणाधीन है। तो इसके बारे में बताइए कुछ, क्या विशेषता है इसकी? सर ये चंबल नदी के दोनों जो किनारे हैं उनको एक तरह से बनाया जा रहा है। वहां पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, चंबल माता की मूर्ति लगेगी, अलग अलग घाट बनेंगे। और उसको ऐतिहासिक या सांस्कृतिक, जो पुरानी अपनी संस्कृति रही है राजस्थान की, उस तरह से ही उसको अ, जो उनका एक तरह से दर्शनीय जो बनेंगे वो उस तरह से ही बनेंगे कि उसमें अपने राजस्थान की जो संस्कृति है उसके दर्शन होंगे। अलग अलग पार्क वगैरह बनेंगे वहां पे सर, जितना मैं याद कर हाँ, पा रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक ये आपको इनके बारे में पता है, भारतमाला योजना केंद्र सरकार की है जो? जी सर, भारतमाला योजना जो है वो राजमार्गों से संबंधित है। और इसमें पूरे भारत को तो इसको, सड़कों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो कोटा जिले के संदर्भ में क्या विशेष है इसमें, कुछ अलग हो बिल्कुल, जो पूरे भारत में नहीं हो, सिर्फ कोटा के लिए हो? सर ऐसा तो कोटा के लिए विशेष तो कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ कोटा से जरूर गुजरा है। और जैसा सब कहाँ से जगह है गुजर कि रहा है? सर सवाई माधोपुर से होता हुआ आ रहा है। और कोटा कोटा का नाम जिले से होता बताया हुआ। आपने आपने। तो जी कोटा सर। के कोई राष्ट्रीय उद्यान से गुजर रहा है? जी सर, राष्ट्रीय उद्यान से दरा राष्ट्रीय उद्यान से गुजर रहा है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान में क्या नाम है इसका? मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। तो ये एक्सप्रेस हाईवे है एक तरह से। जी सर। तो फिर दर्रा से गुजरेगा तो यहाँ तो मतलब नेशनल पार्क है, तो बहुत क्षति होगी फिर पर्यावरण को। नहीं सर, उसके लिए क्या है, पर्यावरणीय अ, उसको मापदंडों को ध्यान रखा गया है। और ऐसा अभी प्रस्तावित है, अब उसका निर्माण कार्य वगैरह नहीं चला है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसको ऊपर निकालेंगे। इस तरह से, जिस तरह से हैंगिंग ब्रिज बनते हैं उस तरह से इनको अच्छा, पहाड़ी से पहाड़ी जोड़ते हुए निकाले जाएंगे, ताकि वो प्रभावित ही नहीं हो किसी प्रकार से नेशनल पार्क।
और अगर कहीं पे भी जैसे मान लीजिए धरातल पर उसको बनाया जाए तो उस पे भी ऊंची ऊंची उनकी दोनों तरफ जो दीवार बनाई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार से और जो वन्य जीव है वो सड़क पर नहीं आए। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि जहां से रास्ता उनका किसी तरह से क्रॉस होता है सड़क से, तो वहां पर टनल बनाई जाएगी नीचे से, ताकि उनको गुजरने के लिए सड़क के नीचे से निकलना पड़े। हाँ, बहुत अच्छा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग बनेगी यहाँ पे ही, अच्छा। इसी अभ्यारण्य से। ऊपर से नहीं जाएगा, सुरंग के माध्यम से जाएगा, कहीं कहीं ऊपर भी होगा। मेरा अंतिम प्रश्न है सर आपसे, जी सर। राजस्थान के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? जी सर, अभी वर्तमान के बिल्कुल सर याद ही नहीं कर पाया हूँ, क्षमा कीजिएगा, याद नहीं है सर मुझे। कोई बात नहीं। मेरी तरफ से प्रश्न पूर्ण हुए, आगे साक्षात्कार को जारी है। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते। आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं अभी? जी मैम, वर्तमान में स्कूल शिक्षा में व्याख्याता हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। कौन सी कक्षाएं पढ़ा रहे हैं अभी आप अपने स्कूल में? अ, मैं मैम कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं पढ़ाता हूँ। कक्षा 12 के हिंदी के आप 3-4 पाठ नाम बताइए, जो काव्य और गद्य खंड के दोनों के मिलाकर के। अ, कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य में जो पुस्तक है, उसमें पहला पाठ तो हरिवंश राय बच्चन जी का है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और आत्म परिचय। उसके बाद कुंवर नारायण जी का आता है, और जैनेन्द्र कुमार जी का है एक पाठ में बाजार दर्शन। कुंवर नारायण जी का बात सीधी थी पर, और कविता के बहाने। जी मैम। पद्य खंड का कोई भी पाठ आप बोर्ड पे पढ़ाइए। जी मैम, पद्य खंड का तात्पर्य कक्षा 12 की जो पुस्तक है उसका। जो भी आप कक्षा 12-11 जो भी आप पढ़ाए हैं वहाँ स्कूल में वो। जी जी जी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कुंवर नारायण जी की कविता कविता के बहाने पढ़ेंगे। तो इस कविता में कवि ने कविता और अलग अलग वस्तुओं की तुलना की गई है, और उसकी साम्यता दिखाई है कि किसकी तुलना कविता से की जा सकती है और किसकी नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले जो तुलना थी वो चिड़िया से करते हैं, कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो इसमें ये बताया गया है कि कविता और चिड़िया की जो उड़ान है, जो उसका विस्तार फलक है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि कविता की उड़ान जो है वो सीमित दायरे में होती है, जबकि कविता जो है वो लंबे परिक्षेत्र में, या यूं कहें कि पूरे विश्व में ही अपना प्रभाव रखती है, अपना प्रभाव दिखाती है। उसका जो फलक है वो विस्तृत है। उसके बाद दूसरी जो तुलना की जाती है वो फूलों से की जाती है, कि कविता का खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल अ, फूल क्या जाने। तो इसमें कविता की एक तरह से जो कालजयी कविताएं होती है उसके बारे में बताया, कि कविता जो है उस समय के साथ मुरझाती नहीं है, वो कालातीत होती है और कालजयी होती है। फूल एक समय के लिए खिलते हैं, अपनी खुशबू बिखेरते हैं और उसके बाद मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता की जो खुशबू होती है, जो गंध होती है, वो लंबे समय तक जीवित रहती है। आज भी हम जो पुराने कवि हैं, चाहे कबीरदास जी हैं, चाहे मीराबाई है, जो 500-500 700-700 सालों पहले जिन्होंने कविता या काव्य लेखन किया है, उनकी कविता हम अभी वर्तमान में भी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से कविता की जो आयु है वो फूलों के आयु से काफी लंबी है। कविता ठीक है। समय के साथ मुरझाती नहीं है। ठीक है सर, आप बैठिए, आइए। जी मैम, धन्यवाद। काव्य शास्त्र और व्याकरण में क्या पढ़ाया है आपने?
जी मैम, काव्य शास्त्र में तो जैसे हिंदी अनिवार्य पढ़ाता हूँ, तो उसमें तो अलंकार ही पढ़ाया है मैंने। बाकी जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह साहित्य के अंतर्गत आता है। और अलंकार व्याकरण किसे में तो कहते हैं? जी, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार की। हाँ, जी मैम, सुन अलंकार नहीं आया किसे कहते प्रश्न। हाँ, अलंकार पढ़ाया है। हैं? परिभाषा। अलंकार हेलो। जी बताइए, अलंकार क्या है? जी, अ, अलंकार के बारे में बात करें तो अलंकार का सामान्य शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। और उसकी परिभाषा मिलती है कि अलम करोति इति अलंकार, यानी जो सौंदर्य बढ़ाने के जो काम आते हैं वो प्रसाधन अलंकार कहलाते हैं। अब कविता के रूप में काव्य में जो वृद्धि करने के जो तत्व होते हैं, कारक होते हैं, वो अलंकार हैं। काव्य शोभा कारान धर्मान अलंकार च प्रचक्षते, इस तरह की परिभाषाएं भी शायद आचार्य दंडी जी की हैं। तो शोभा में वृद्धि करने वाले जो तत्व होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में क्या अंतर है? जी मैम, उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में तुलना या समानता के आधार पर उसमें समानता या तुलना दर्शाई जाती है। जबकि रूपक अलंकार में उपमेय उपमान में अभेद आरोप किया जाता है। रूपक अलंकार में जहां हम बात करें कि जो अ, शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो उपमा अलंकार में सा सम समान इस तरह के वाचक शब्द होते हैं, जबकि रूपक अलंकार में ये शब्द नहीं होते। वहां पर अभेद आरोप होता है और उपमेय को उपमान माना जाता है। देह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में भेद? जी मैम, संदेह अलंकार में किसी वस्तु में जो संदेह है या भ्रम है वो अंत तक बना रहता है, यानी उस भ्रम का निवारण नहीं होता है। जबकि भ्रांतिमान अलंकार में संदेह या भ्रम का निवारण तो होता है, लेकिन वो जो निवारण होता है वो मिथ्या होता है। ये मूलतः अंतर है। अलंकार जानते हो, उभय अलंकार किसे कहते हैं? जी, अलंकार को स्पष्ट करे, उभय अलंकार क्या है? जी, अ, अलंकारों के तीन भेद माने गए हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो जहां पर अलंकार शब्द पर आधारित हो, शब्द हटा देने पर अलंकार समाप्त हो जाता हो, वहां शब्द अलंकार होता है। और जहां पर अर्थ पर आधारित हो, यानी शब्द का पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार समाप्त नहीं होता, तो वहां अर्थ अलंकार होता है। उभय अलंकार में क्या होता है कि जहां अलंकार शब्द और अर्थ पर आधारित हो वो उभय अलंकार होता है। और इसमें श्लेष अलंकार, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, श्लेष और रूपक अलंकार आता है शायद। एकदम से पूरा निश्चिंत नहीं हूं मैं। जी। काव्य शास्त्र में अलंकार की क्या उपादेयता है? जी मैम, काव्य शास्त्र में जो अलंकार की उपादेयता माने या काव्य में अलंकार की उपादेयता माने तो सौंदर्य में वृद्धि करना ही मुख्य उपादेय है। कविता में जो उसका सौष्ठव है, जो उसकी भाव है या कला पक्ष है, उसमें वृद्धि होती है। जी। और आप साधारणीकरण के बारे में कुछ जानते हैं? साधारणीकरण क्या होता है? जी मैम, साधारणीकरण के बारे में जितना मैं समझता हूँ, तो साधारणीकरण का जो संबंध है वो सहृदय या पाठक से है। जब कोई पाठक या सहृदय कवि द्वारा प्रेषित या मंचित कोई नाटक है, उन पात्रों को ही मूल पात्र समझ लेता है, तो साधारणीकरण के अंतर्गत आता है। साधारणीकरण किसका होता है? यह शुरू से ही विवाद का विषय है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। जैसे अ, इसके रस सिद्धांत के जो अ, जिन्होंने व्याख्या की है, व्याख्याकार है जैसे भट्ट लोलक हैं, तो उन्होंने अनुकर्ता को ही मुख्य माना है और उसका ही साधारणीकरण माना है। उसके बाद दूसरे जो आते हैं आचार्य संघ, उनका भी इन्होंने ही माना है। तो जैसे डॉक्टर नागेंद्र ने है तो उन्होंने कवि की अनुभूति को साधारणीकरण माना है। नहीं, और मैं आचार्य रामचंद्र,
जी मैम। करण तो हम भट्ट नायक से मानते हैं ना, भट्ट लोलट कहाँ से आ गए उसमें? किस चीज को? करण भट्ट नायक हाँ से मानते हैं ना। जी जी, साधारणीकरण की जो पहली बार जो लोगों के सामने या अपने पाठकों के सामने जो बात रखी थी, वो भट्ट नायक ने रखी थी। लेकिन उन्होंने ये बताया था कि जैसे जो अ, भट्ट लोलक और आचार्य जो शंकुक थे, उनका उल्लेख भी उन्होंने किया था, और उनका वो संदर्भ देते हुए उन्होंने साधारणीकरण की व्याख्या की थी। तो उन्होंने तो मूल पात्रों में ही रस की वो मानी थी, जबकि अ, आचार्य जो नायक थे, भट्ट नायक, उन्होंने जो मानी थी साधारणीकरण, वो माना था कि हृदय के हृदय में जो कुछ होता है, मूल भाव वही रस रूप में परिणित होता है। मुनि ने जो रस सूत्र दिया था वह बताइए जी आप। ये मेरा अंतिम प्रश्न है आपके लिए। जी। विभाव अनुभाव अ, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। सुबीता मैम आगे प्रश्न जारी रखें। एक रवि सर, आपका माइक बंद कर दीजिए ना रवि जी। नमस्ते सर। जी मैम, नमस्ते। जी सर, आज आप क्या पढ़ कर आए हैं, कहाँ से पूछा जाए आपसे? मैम, पढ़ने में तो मैंने व्याकरण पढ़ा था कल तो, और थोड़ा सा ध्वनि सिद्धांत पढ़ा था। और आज तो मेरे क्या है, वो उपन्यास मंगाया था मधु काकरिया जी का, हम यहाँ थे। यहाँ है जो अभी हाल में बिहारी पुरस्कार से पुरस्कृत हुआ है, उसको पढ़ रहा था। उसके पहले 2 अध्याय पढ़े थे मैंने। सर, तो उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है? जी मैम, उपन्यास और कहानी में जो मुख्य अंतर है वो तो उनके आकार का ही है। कहानी जो होती है वो छोटी होती है, 15-20 मिनट में पूरी हो जाती है, और एक बैठक में उसको पाठक पूरा कर सकता है, जबकि उपन्यास का आकार विस्तृत होता है। दूसरा अंतर जो होता है, वो इनके कथा विस्तार से समझ होता है कि कहानी में हम मूल कथा के साथ ही चलते हैं, और अन्य जो कथाएं होती है उनको हम ज्यादा विस्तार नहीं दे सकते हैं। पात्रों का चरित्र जो विकास होता है उसको हम ज्यादा उसमें विस्तार नहीं दे पाते, जबकि उपन्यास में इसकी पूरी अ, लेखक को एक तरह स्वतंत्रता होती है। जी सर, आप वर्तमान में किस कहानीकार को, वर्तमान के जो कहानीकार हैं उनमें किसको पसंद करते हैं? जी मैम, वर्तमान में अभी ज्यादा पढ़ नहीं पाया हूँ वर्तमान कहानीकारों के बारे में, लेकिन कहानी या उपन्यास के क्षेत्र में बात की जाती है तो मुझे प्रेमचंद ही ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि उनकी कहानियां जो है वो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, और उसमें सदैव से मेरी रुचि रही है। तो वर्तमान समय में जो लिख रहे हैं लेखक, उन कहानियों में और उपन्यासों में और प्रेमचंद के समय के जो उपन्यास थे या कहानियां थी, उनमें क्या अंतर पाते हैं आप? जी मैम, वर्तमान उपन्यासों की बात की जाए और प्रेमचंद जी के उपन्यासों की बात की जाए, तो मुख्य अंतर तो भाषा के स्तर पे आता है। आजकल के जो उपन्यास हैं ज्यादातर, जैसे सत्यव्यास जी या फिर नीलोत्पल मरनाल जी जो लिख रहे हैं, उनकी हिंदी कोई नई वाली हिंदी कहा जा रहा है। कुछ जो आलोचक है उसको नई वाली हिंदी कहते हैं, क्योंकि उसके शब्द हैं, उसका जो लेखन की जो शैली है, उनका जो परिवेश है वो अलग ही तरह का है। और पुरानी जो प्रेमचंद जी की युगीन जो हिंदी थी, उसका जो था वो अलग शब्द थे और अलग उसकी तकनीक थी। ये तो सर दूसरा भाषा जो के स्तर पे हुआ। कथा मतलब कथा तत्व के स्तर पे क्या अंतर पाते कथा तत्व के आधार पर जो प्रेमचंद की बात की जाए, हालांकि प्रेमचंद जी ने सब तरह के उपन्यास लिखे हैं, आदर्शवादी भी लिखे हैं, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी भी लिखे हैं, और यथार्थोन्मुख भी लिखे हैं। तो अभी जो वर्तमान में हम जो उपन्यास देखते हैं, तो वो यथार्थवादी उपन्यास भी मिलते हैं, मुख्यतः तो वही होते हैं, और वर्तमान जीवन से जुड़े हुए मिलते हैं, वर्तमान समसामयिक समस्याओं से संबंधित हमें मिलते हैं वो। जैसे वर्तमान परिवेश में बात की जाए, तो अभी यूपीएससी से तैयारी करने वाले या कॉलेज में पढ़ने वाले, और किस तरह की समस्या उनको आती है, तो उससे जुड़े हुए उस परिवेश के, जबकि उस समय जैसे प्रेमचंद जी की युगीन जो उपन्यास है, तो वहां पर आंदोलनों से जुड़े समस्याओं को उठाया जाता था, और जैसे किसानों की समस्याओं को उठाया जाता था, स्त्रियों की समस्याओं को उठाया जाता था। आज जो है, जैसे मधु कांकरिया जी का उपन्यास है, 2018 में इसका प्रकाशन हुआ था,
तो इसमें आदिवासियों की समस्याओं को उठाया गया है। तो कुछ विषयों में भी अंतर आया है, नई-नई समस्या आई है, तो अभी के उपन्यासों में समसामयिक समस्याओं को उठाया जा रहा है। सर, जी मैम। उपन्यासों में ये आदिवासी, दलित विमर्श, ये शब्द प्रमुख रूप से सामने आ रहा है, तो ये विमर्श क्या है सर? विमर्श का सामान्य अर्थ तो मैम जहाँ तक मैं समझता हूँ चर्चा से संबंध रखता है। लेकिन जैसे स्त्री विमर्श या आदिवासी विमर्श या फिर कुछ लोग अभी किन्नर विमर्श के बारे में बात करते हैं और कुछ लोग तो पुरुष विमर्श के बारे में बात करने लग गए हैं। तो ये विमर्श का तात्पर्य ये होता है कि जो भी विमर्श है उसमें लिखने वाला भी उसी श्रेणी का व्यक्ति होता है। जैसे आदिवासी विमर्श में आदिवासी द्वारा भोगा गया जो यथार्थ है वो आदिवासी व्यक्ति ही लिखेगा। स्त्री विमर्श में स्त्रियों द्वारा जो भोगा गया यथार्थ है, उनके दुख हैं, उनकी समस्याएं, उनको स्त्री द्वारा उठाया जाएगा। तो वो एक विमर्श के रूप में चलता है। जी सर, आप पत्रिकाएं पढ़ते हैं? जी मैम। आप पत्रिका में तो कौन सी पत्रिका पढ़ते हैं? जी मैम, मधुमती पत्रिका पढ़ी थी, अभी पढ़ नहीं पाया हूँ कुछ समय से, लेकिन पहले पढ़ी थी जनवरी में। इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? जहाँ तक मुझे याद है इसके प्रकाशन का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये राजस्थान साहित्य अकादमी से प्रकाशित होती है जिसकी स्थापना 1959 में हुई है। इसके प्रकाशन जी कब सर, से हो रहा है इसका आपके मुझे प्रिय साहित्यकार कौन है? जी। आपके प्रिय साहित्यकार कौन है? जी मैम, प्रिय साहित्यकार प्रेमचंद जी हैं। और कोई कवि? कवियों में मुझे नागार्जुन पसंद है मैम। नागार्जुन को जनवादी कवि कहा जाता है, क्यों? जी, जनवादी कवि मतलब लोगों की समस्याओं को अपने काव्य में बेबाक रूप से अपनी कविताओं में उन्होंने उठाया है मैम। नागार्जुन को किस कालखंड का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है? नागार्जुन को प्रगतिवाद का कवि माना जाता है। सर, आधुनिक काल में दो शब्द हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। तो जी। प्रगतिवाद में ऐसी क्या कमियां रही जो प्रयोगवाद को आना पड़ा? जी मैम, प्रगतिवाद जो है वो वर्ग संघर्ष को लेकर चलता है। उसमें वही शोषक के प्रति सहानुभूति और शोषित के प्रति आक्रोश दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं वो दो वर्गों को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों के प्रति एक तरह से संघर्ष को जन्म देता हुआ। वो उनकी समस्याएं तो उठाता है लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष को भी जन्म देता है। तो उस नीरसता की वजह से, कि हो सकता है वो नीरसता उसमें आ गई हो काव्य में, उस वजह से प्रयोगवाद में वो नीरसता खत्म करने के लिए ही आया है, जहां तक मैं मानता जी सर, तार प्रयोगवाद में तार सप्तक के मुख्य सूत्रधार अज्ञे रहे हैं, तो अज्ञे हूँ। की जी। आपने कोई रचना पढ़ी है? अज्ञे की रचना जी मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, कविता पढ़ी थी हरी घास पर क्षण बहुत पहले, जी और सर, अभी याद इन्होंने नहीं जो आ पा तार रही थी। सप्तक का संपादन किया, तो तार सप्तक में कौन कौन कवि थे? जी, प्रताप आप तार सप्तक की बात कर रहे हैं मैम? जी सर, प्रथम तार जी सप्तक को ही तार सप्तक कहा जाता है। हाँ, प्रथम तार सप्तक को तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। और जो उसका जो प्रकाशन है 1943 को हुआ था। तो प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक में जो 7 कवि थे उसमें प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, नमित चंद्र जैन और सच्चिदानंद वात्स्यज्ञ। जी मैम, यही थे। तार सप्तकों में जो तीन महिला लेखिकाओं या कवियत्रियों के नाम हैं, वो कौन कौन सी हैं? जी, एक तो शकुंतला माथुर का नाम आता है मैम, और कीर्ति नाम से भी हैं कुछ, सही सही याद नहीं कर पा रहा हूँ मैम। और तीसरी? हेलो। हाँ जी सर, और तीसरी कवियत्री जो है वो कीर्ति, सही बोल रहे हो, कीर्ति चौधरी है।
और एक चौथे तार सप्तक में है, जहां तक मैं सोच रहा हूँ, तो वो याद ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ। धन्यवाद। जी मैम, धन्यवाद।